तो इस पे मिल जाएगा राहुल एटीएम। यूट्यूब पे सर्च करना बिना किसी स्पेस के। अभी एक कल का होमवर्क था, इसमें क्या था, 2 फ़ोर्स दिए थे 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के। तो यहाँ P इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा, Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 न्यूटन और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है? 120 न्यूटन। तो रिजल्टेंट R कैसे निकालोगे? हाँ, तो R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया कैलकुलेटर से। इतना कम आ रहा है? एक मिनट रुको। 13.95 ही आ रहा है सबका। कॉस 120 की वैल्यू क्या रखे हो? हाँ हाँ, माइनस का कॉस। हम्म, 125 से कितना माइनस किया हो? 50। हाँ, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है जी? कॉस 120 नहीं लिख पा रहे हो? देखो, कॉस 120 को जब कन्वर्ट करते हैं तो लिखते क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 लिखते हैं। और तो इसको हो जाएगा क्या, साइन माइनस साइन 30। क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस साइन 30 और माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई। अब बताओ कितनी वैल्यू आएगी? रिजल्टेंट अब बताओ। हम्म, -1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 125 और ये 50, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना आएगा? 175। हाँ, ये प्लस होगा। हम्म, तो यहाँ पे इसको करोगे 125 से अगर माइनस करोगे 50 को तो कितना आएगा? 75। हम्म, ये किसके यहाँ ज्यादा शोर हो रहा है? बंद करो। ठीक है, अब ऐसे अल्फा इक्वल टू निकाल लेंगे। tan इनवर्स क्यू साइन थीटा। क्यू की वैल्यू क्या थी? 5 थी। वैल्यू सीधे पुट कर दो, बार बार वही नहीं लिखेंगे। क्यू साइन 120 और नीचे P प्लस क्यू कॉस 30।
तो p की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है और q की वैल्यू है 5 cos 120। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। माइनस में कहाँ आएगा? ऐसे सॉल्व करोगे? हम्म। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, साइन 20 की वैल्यू √3/2 और कॉस 120 की वैल्यू -1/2। इसको सॉल्व करो। कैलकुलेटर में शिफ्ट के बाद लिखना शिफ्ट tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाना, ये वाली वैल्यू लिखना, फिर डिवाइड लगाना, फिर नीचे वाले एक ब्रैकेट में इसको कर देना ऐसे। आया? इसको देखो क्या करोगे, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स, ठीक है, 5 और इसकी वैल्यू हाँ, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? √3/3 आ रहा है ना? माइनस कैसे आएगा? यहाँ -1/2 है तो क्या हो जाएगा? -1/2 10 से 1/2 10 से 2.5 माइनस नहीं कर पा रहे हो? ये देखो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू √3/2, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया। नीचे क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 इंटू 1/2, ठीक है? ये देखो, ये पूरा ये इसमें हो गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा tan इनवर्स, अब देखो ऊपर वाला सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 5 √3/2, 5 √3/2 ये ऊपर आएगा, ठीक है? और नीचे हमारा आएगा, वो देखो 2 से 5 करोगे अ, हाँ, इसको लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये हो जाएगा 2.5, ये देखो 10 से अगर 2.5 माइनस करेंगे 5/2 को तो 7.5, 7.5 को 15/2। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ठीक है? 5 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा अल्फा इक्वल टू हाँ, अल्फा इक्वल टू हमारा बचेगा tan इनवर्स tan इनवर्स √3/3, √3/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा?
tan इनवर्स अ, इसको हम लोग लिख सकते हैं देखो √3 ऊपर है, ठीक है? ध्यान से देखो, नीचे भी √3 है, नीचे क्या है √3 है। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 हाँ? तो एक √3 से एक √3 कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा tan इनवर्स हाँ, tan इनवर्स बचेगा 1 बाई अब यही कैलकुलेटर होता तो एक ही बार में ये सब सॉल्व कर देता। अब देखो 1 बाई √3 किसकी वैल्यू होती है? हुँ? तुम लोग को ये भी नहीं पता है जी? tan इनवर्स अब देखो ये वैल्यू है tan 30 की tan 30 डिग्री की वैल्यू है। अब बताओ, अब क्या हो जाएगा? अब देखो ये tan इनवर्स कैंसल हो जाएगा? इनवर्स मतलब 1 बटा तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। यही इतना देर से कह रहे थे कि पता नहीं क्या-क्या निकाल के आंसर बता रहे हो। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ समझ में आ गया ना? अगर ये कैलकुलेटर होता हम एक बार में सीधे वैल्यू रख देते, यहीं से सीधे वैल्यू रख देते। ये जो 5 sin 120 है, ब्रैकेट में रखते क्या लिखते? tan इनवर्स ब्रैकेट में 5 sin 120 डिवाइड लगा के ये वाली वैल्यू रखते सीधे 30 आंसर आ जाता। डिग्री नहीं लिखना होता है, डिग्री नहीं लिखना होता है, बस केवल साइन लिखो फिर 120 लिख दो ऐसे ही, ठीक है ना? कैलकुलेटर में 120 नहीं लिखा जाता है, डिग्री नहीं लिखा जाता है। sin 20 लिखो, sin 20 इसके बाद इक्वल दबाओगे तो आ जाएगा √3/2 0.866 आएगा। हाँ, वही तो कह रहे √3/2 क्या होता है? वही तो होता है। √3/2 को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.866 0.866 बात वही है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो होमवर्क था ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? अब इसके आगे देखो हम लोग को एक नया टर्म पढ़ना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? हम लोग काम वही कर रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है ना अगला टॉपिक क्या है? रिजल्टेंट फोर्स क्या है? ठीक है? तो प रिजल्टेंट फोर्स को हिंदी में कहते हैं क्या है ना जिसके माइक में डिस्टर्ब हो वो लोग ऑन मत किया करें प्लीज़। तो परिणामी बल क्या होता है? अब देखो यहाँ लिख परिणामी बल का मतलब होता है कि अगर 2 फ़ोर्स हैं, देखो जैसे हम लोग कहें कि ये हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट था, कोई रिजिड बॉडी थी। हम ये कह रहे हैं कि हम इस पे लगा रहे हैं एक फ़ोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, ठीक है? और दूसरा एक फ़ोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, ठीक है? तो 20 न्यूटन फ़ोर्स लगाने पे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है इधर मोशन करने लग रहा था। अब हम ये कह रहे हैं कि अब देखो इसमें रिजल्टेंट क्या हो सिंगल फ़ोर्स होता है, ठीक है? अ फ़ोर्स दैट एक्सप्रेस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 और मोर फ़ोर्सेस। अब ये दोनों फ़ोर्स मिलके इसको धक्का दे रहे थे ना? अब हम क्या कर रहे हैं इसको अगर इसको हटा के हम केवल 30 न्यूटन का फ़ोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएँगे, तो क्या होगा ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मतलब ये जो 30 न्यूटन का फ़ोर्स है, यही हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट फ़ोर्स हो गया, जो 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के कंबाइन इफ़ेक्ट के बराबर होता है। जो काम ये दोनों लोग मिल के कर रहे थे, वही काम ये अकेले कर दे रहा है। तो वही लिखा है कि 2 या 2 से अधिक बलों के संयुक्त प्रभाव को व्यक्त करने वाले बल को परिणामी बल कहते हैं। ठीक है ना? 2 या 2 से अधिक बलों को जैसे मान लो 3 फ़ोर्स हो हमारा मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है? एक फ़ोर्स इधर लगा था, एक फ़ोर्स इधर लगा था, एक फ़ोर्स इधर लगा था, ठीक है? अब ये 3 फ़ोर्स ना लगा के अगर हम ये सोचे कि हम एक फ़ोर्स से काम कर लें तो उसी फ़ोर्स को देखो ये 3 फ़ोर्स अलग-अलग लगा था। अब हम सोचे तीनों फ़ोर्स से जो इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसको एक सिंगल फ़ोर्स मान लो इस फ़ोर्स से रिप्रेज़ेंट हो जाए, तो इसी सिंगल फ़ोर्स को कहते हैं परिणामी बल। मतलब 2 या 2 से अधिक बलों को एक के कंबाइन इफ़ेक्ट संयुक्त प्रभाव के मतलब तीनों मिलाने के बाद जो फ़ोर्स आता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फ़ोर्स परिणामी बल। अब जैसे देखो यहाँ एक एरोप्लेन बना है। एरोप्लेन अब देखो अब कैसे काम करता है एरोप्लेन चलता कैसे है? एरोप्लेन का वेट किधर काम करता है? नीचे काम करता है और इसका
एक फ़ोर्स लगता है जो इसको लिफ्ट करने के लिए ऊपर लगता है, ठीक है ना? एक नीचे काम करता है, एक ऊपर। अब एरोप्लेन नीचे क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये दोनों फ़ोर्स एक-दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है? दोनों फ़ोर्स एक-दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखो जब ये पीछे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक इंजन लगा होता है जिससे क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, गैस बाहर निकलती है। जब बहुत तेज़ी से गैस बाहर निकलती है तो इसको क्या करता है, इधर की तरफ क्या करता है, पुश करता है। क्या करता है? आगे की तरफ पुश करता है। तो आगे की तरफ अब देखो फ़ोर्स किधर आ गया, नेट इफ़ेक्ट किधर आ गया? तो ये थ्रस्ट जो पीछे है, जो ड्रैग फ़ोर्स इधर है, मतलब ये जो थ्रस्ट आगे की तरफ है, ड्रैग पीछे की तरफ है, दोनों का कंबाइन इफ़ेक्ट एक फ़ोर्स आएगा जिसे रिजल्टेंट फ़ोर्स कहेंगे, जो चारों फ़ोर्स के बराबर होगा और इसी फ़ोर्स के डायरेक्शन में ये हमारा क्या करेगा, एरोप्लेन मूव कर जाएगा। इसका मतलब अगर ये चारों फ़ोर्स को हटा के ये सिंगल फ़ोर्स लगाएँ, तो उसका भी मतलब वही है जो ये चारों अलग-अलग लगाने से था। ठीक है? परिणामी बल का मतलब समझ में आया? जैसे अभी हम लोग देखो क्या किए थे, एक एक P लगाए थे और एक Q लगाए थे, ठीक है? और दोनों के बीच का एंगल क्या था? अल्फ़ा था। दोनों के बीच का एंगल थीटा था। अब हम ये कह रहे हैं कि अब रिजल्टेंट फ़ोर्स इसका क्या होगा? इसको अगर हम सम कर रहे हैं, जो सम करते हैं वही हमारा रिजल्टेंट आता है। अब इसका रिजल्टेंट फ़ोर्स जो हमारा होगा, रिजल्टेंट फ़ोर्स जो हमारा R होता है, मान लो ये हमारा रिजल्टेंट फ़ोर्स R आया, तो R क्या होगा? P और Q दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब दोनों का जो सम है वो R है और वही R क्या है? हमारा रिजल्टेंट है। मतलब दोनों का जो इफ़ेक्ट होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वही इफ़ेक्ट R का अकेले होगा। इसका मतलब R ये अकेला बहुत बड़ा फ़ोर्स है और ये वैसे भी सम है, सारे फ़ोर्स के इफ़ेक्ट को एक साथ प्रोड्यूस करता है। ठीक है? जैसे मान लो रिजल्टेंट का मतलब जैसे अब हम लोग ये कहें कि मान लो क्लास में सारे स्टूडेंट को क्या करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है? क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करना है। अब क्या करें, या तो 50 मान लो हमारे केबिन यहाँ पे है, लाके यहाँ सबमिट करना था। अब चाहे 50 स्टूडेंट एक-एक करके जाके सबमिट करें, 50 बार आएँगे, या कोई एक कलेक्ट कर ले सबकी कॉपी को, सबकी असाइनमेंट कॉपी कलेक्ट कर दे और लाके हमारे पास एक ही बार में सबमिट सबमिट कर दे। तो ये जो अकेले लाके सबमिट करेगा यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये सबको कंबाइन कर दिया, सबके बराबर ये अकेले काम कर रहा है कि सबकी कॉपी एक बार लाके पहुंचा दिया। नहीं तो वही बार-बार सब लोग अलग-अलग काम करते। तो ये क्या एक काम क्या किया, यही हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, जो 2 या 2 से अधिक, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5 या 50, 100 जितने भी फ़ोर्स थे, उसके बराबर जो हमारा अकेला एक फ़ोर्स काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं परिणामी बल। ठीक है? तो यही परिणामी बल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यही परिणामी बल हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन करो, आसान सा क्वेश्चन है। एक रिजिड बॉडी है ये, ठीक है? दिख नहीं रहा होगा सही से। जा ये एक रिजिड बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लो एक फोर्स लगा हुआ था ऐसे 10 न्यूटन का, ठीक है? दूसरा इसी लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ पे एक फोर्स लगा था 20 न्यूटन का और तीसरा इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगा था, यहाँ पे इसको खींचा जा रहा था 50 न्यूटन से। अब पूछा जाए इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 50, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो समझने वाली चीज़ ये है, अब वही रिजिड बॉडी है, ठीक है? अब देखो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यहाँ ये होता है कि चाहे 3 फोर्स 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन लगाओ अलग-अलग, या अकेला एक फोर्स 80 न्यूटन का उसी डायरेक्शन में लगा दो, तो क्या होगा, दोनों का इफ़ेक्ट क्या होगा, दोनों का प्रभाव क्या होगा इस रिजिड बॉडी पे, क्या होगा? समान होगा। रिजल्टेंट का मतलब यही होता है कि जो तीनों मिला के काम कर रहे थे, वो 80 न्यूटन का फोर्स अकेले काम कर देगा। ठीक है? तो इसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स।
ठीक है? रिजल्टेंट समझ में आ गया? और रिजल्टेंट कभी-कभी डेफिनिशन लिखने का आता है कि भाई रिजल्टेंट फ़ोर्स क्या होता है डिफाइन करो, ठीक है? अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे मैकेनिक सा बेसिक है, जैसे सबसे बेसिक फ़ोर्स है, अब उसी फ़ोर्स को हम रिज़ॉल्व करना सीखेंगे। उसका कंपोज़िशन कैसे निकालते हैं, कैसे रिज़ॉल्व करते हैं। जनरली क्या होता है, अगर देखो फ़ोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में है, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड करना कितना आसान होता है। अगर फ़ोर्स हमारे एक डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐड करना कितना आसान होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली प्लस कर देते हैं। तो यही काम हमें करना है। यहाँ पे देखो एक फ़ोर्स हमारा क्या है, एफ है। ये हमारा फ़ोर्स क्या है, एफ है। इसी फ़ोर्स एफ को हमें हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन, ये कौन-सी डायरेक्शन है? हॉरिज़ॉन्टल क्षैतिज दिशा तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में हमें निकालना है कि इस फ़ोर्स का क्षैतिज दिशा में तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में, हॉरिज़ॉन्टल दिशा में और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे देखो इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं। फटाफट ट्रायंगल बनाओ, सब लोग एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है? इसको ए लिखो, इसको बी लिखो और इसको क्या लिखो? सी लिखो और ये फ़ोर्स हमारा क्या है? एफ है, ठीक है? ये इस एफ को हम लोग यहाँ लाके लिख दिए हैं। बनाओ, फटाफट बनाओ इतना। बन गया? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ट्रायंगल छोटा-सा ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब इस ट्रायंगल में sin थीटा इक्वल टू क्या होगा? या पहले cos थीटा निकाल लो, cos थीटा निकाल लो पहले, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाए। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाँ, आधार बटे कट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है? एबी है, बेस हमारा क्या है? एबी है और हाइपोटेन्यूज कर्ड हमारा क्या है? एस एसी है। तो एबी की वैल्यू हमारी कितनी है? एबी की वैल्यू नहीं, एसी एबी हमें पता कहाँ जी? हमें केवल एफ पता है, केवल यही एफ पता है। अब इसी एफ का कंपोनेंट निकालना है कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा और एसी हमारा क्या है? एसी हमें पता है कितना है? एफ है, ठीक है? तो यहाँ से एबी इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से एबी को क्या आ जाएगा? हाँ, और ये एबी किस डायरेक्शन में है बताओ? एबी हमारा हाँ, तो ये इसका मतलब अगर कभी भी हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो, तो जो भी हमारा फ़ोर्स दिया होगा, उसमें cos का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ, तो इस F का AB डायरेक्शन में फ़ोर्स क्या आ जाएगा? F cos थीटा, ठीक है? कहाँ से आता है? ये चीज़ यहाँ से आता है। देखो ये चीज़ बार-बार नहीं बताया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखो। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हो, दूसरे तरीके से ये समझ सकते हो कि जहाँ से भी ये एंगल बना होगा, तो ये एंगल यहाँ से बना है ना? तो जहाँ से एंगल बना होगा वहाँ पे क्या होगा? cos थीटा होगा। अब इसी इसी ट्रायंगल में हम लोग दूसरा निकालते हैं sin थीटा। अब इसी में sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाँ, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? BC है, BC डिवाइड बाई AC। हाँ, हाँ, उसी ट्रायंगल में। हाँ, हाँ, उसी ट्रायंगल में। तो BC की वैल्यू हमारी BC तो पता नहीं है और हमको पता क्या है? पता हमको है AC। AC की वैल्यू क्या है? F है। AC की वैल्यू हमारा क्या है? F है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग BC की वैल्यू क्या निकाल लेंगे? तो हमारा BC इक्वल टू आ जाएगा F sin थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? और BC किस डायरेक्शन में है देखो? हाँ, है ना ऊर्ध्वाधर है एकदम 90 डिग्री पे है। तो ये देखो अब ये चीज़ कभी बार-बार बताया नहीं जाएगा कि इसको कैसे निकालो। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको हमें कैसे निकालना है।
नहीं तो सोचो बार-बार ये बताया जाएगा कि कहाँ से ये साइन थीटा आ रहा है, कहाँ से कॉस थीटा आ रहा है। ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, ये चीज़ मैं प अब ये बार-बार नहीं बताई, ये तुम्हें पता होगा कि एफ कॉस थीटा हमारा जहाँ देखो, जहाँ से भी हमारा एंगल बनता है, उधर क्या होगा देखो, ये एंगल किधर से बन रहा है? नीचे से एंगल बन रहा है ना? तो इधर क्या होगा? कॉस थीटा होगा। अब जहाँ से एंगल नहीं बना, उधर क्या होगा? साइन थीटा। ये चीज़ हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना? इधर हमारा क्या आ रहा है? साइन थीटा, इधर से हमारा कॉस थीटा। अगर ये एंगल इधर हो जाता, यहाँ थीटा यहाँ हो जाता तो क्या होता? कॉस थीटा इधर हो जाता, साइन थीटा इधर हो जाता, ठीक है? तो ये हमारा एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा हमारा क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, क्षैतिज, एबी हो गया और ये हमारा देखो ये बीसी का मतलब क्या है? ये डायरेक्शन है ना, देखो बीसी का मतलब ये है और यही तो एफ साइन थीटा है, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली ये इसको ऐसे लिखते हैं एफ वाई इक्वल टू एफ वाई का मतलब क्या होता है? फोर्स इन वाई डायरेक्शन और ये क्या है? एफ एक्स है, फोर्स इन हाँ, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो ये हो गया, क्या हो रहा है? तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। ये हमारा ये था और एफ एक्स, ठीक है? एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा? तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन ये है कि एक फोर्स है जो क्या है? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? 30। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। हमें क्या करना है? इसका कंपोनेंट निकालना है। कैलकुलेट द कंपोनेंट, कैलकुलेट कैलकुलेट कंपोनेंट इन कैलकुलेट फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है? तो वाई और एक्स डायरेक्शन में कैसे फोर्स निकालोगे? जैसे अभी हमने बताया है, ठीक है? तो अगर हम कहें देखो ये हमारा कौन सी डायरेक्शन होगी? एक्स होगी और ये क्या होगी? वाई हो। अब या तो हम ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी, या तो हमको पता होना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जहां से एंगल बनेगा वहां से क्या होगा। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं फोर्स, पहला फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे प्रॉपर लिखोगे तभी नंबर मिलता है। फोर्स इन एन डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो फोर्स की वैल्यू इसको हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, तो एफ हमारा कितना है? 10 कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30, हाँ, √3/2। और √3/2 को सॉल्व करते हैं तो आप 0.886 आता है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8.66, 8.66 न्यूटन, ठीक है? ऐसे हम वाई डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। तो वाई डायरेक्शन में क्या आया है? वाई डायरेक्शन में हमारा आएगा, हाँ, हाँ, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू 10 है और ये कितना है? साइन साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, 1/2। तो 1/2 और 10 से डिवाइड हो जाए, 10 को कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 5 न्यूटन। इसका मतलब अगर 10 न्यूटन फोर्स को, अब देखो ये 10 हमारा क्या था? एक सिंगल फोर्स था ना? इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? रिजल्टेंट पढ़े थे। तो रिजल्टेंट में हम लोग क्या करते थे? रिजल्टेंट में हम लोग कि 2 फोर्स को 1 फोर्स में बदलते थे ना? रिजल्टेंट को हमारे पास मान लो ये 2 फोर्स थे।
एक हमारा एक्स डायरेक्शन में था और दूसरा हमारा क्या था वाई डायरेक्शन में था, ठीक है? तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को देखो ये हमारा एफ एक्स डायरेक्शन में एक फ़ोर्स मान लो है और दूसरा फ़ोर्स क्या है वाई डायरेक्शन में है, ठीक है? तो रिजल्टेंट में हम क्या करते थे दोनों फ़ोर्स को कंबाइन करके ये निकालते थे आर, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसी आर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो अगर क्या हाँ, आर को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक किस पे कर रहे हैं? 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है? 2 परस्पर लंबवत अक्ष पे। देखो एक्स और वाई एक-दूसरे पे क्या है? परस्पर लंबवत है ना? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे। ये ध्यान रखना, इस वर्ड को ध्यान रखना, इसे कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, परस्पर लंबवत एक-दूसरे दोनों एक्सिस क्या है एक्स और वाई एक-दूसरे से क्या है 90 डिग्री पे होने चाहिए तभी ये सिस्टम लगेगा, ठीक है? तो अगर सोचो 10 न्यूटन को हमने डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट में 8.66 और 5 न्यूटन में, तो क्या इन दोनों फोर्स को कंबाइन करेंगे फिर ये चीज़ आएगा? काहे नहीं आएगा जी? अब देखते हैं आता है कि नहीं आता। क्या हो रहा है? ज़्यादा हो जाएगा? अरे ज़्यादा हो जाएगा फिर तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाएगा फिर गलत नहीं हो जाएगा कॉन्सेप्ट? कैसे ऐड कर रहे हो? किस तरीके से ऐड कर रहे हो? कोई तरीका होता है कि अपने वेक्टर डायरेक्ट ऐड नहीं होता जी, वेक्टर सबमिशन है ना ये। तो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? अब देखो ये हमारा क्या ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। नहीं हैंग नहीं कर रहा है। माउस से थोड़ा-सा लिखने में माउस से थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है? अब देखो रिजल्टेंट क्या अब देखो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है? अब अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट फ़ोर्स क्या होता है? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ ये ना होता है देखो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस हाँ, तो वहाँ से भी कर सकते हो और नहीं याद है कोई बात नहीं, 2PQ कॉस थीटा कर लो। अब देखो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? देखो एक्स और वाई एक-दूसरे के 90 डिग्री पे है ना? तो कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब P की वैल्यू हमारा क्या है? P की वैल्यू किधर? एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब 8.66 का स्क्वायर यही ना? 8.66 का स्क्वायर, ठीक है? और Q की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 है, 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके बताओ, देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा होगा, एग्ज़ैक्ट तो नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 9.9999 ऐसे आ रहा होगा ना? हाँ, क्यों आ रहा है? अगर इसको हम √3/2 लिखे होते तो वही आ जाता। क्योंकि हम लोग इसको क्या किए स सम सॉर्ट कर दिए थे, √3/2 नहीं लिखे थे इसलिए 9 इसका मतलब सेम आ रहा है। इसका मतलब चाहे फ़ोर्स को हम रिज़ॉल्व करें, चाहे फ़ोर्स को कंबाइन करें, सबका मतलब एक ही होता है, जहाँ पे हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से हम लोग उसको कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो, एक क्वेश्चन करके लाना, ठीक है? हाँ, हाँ, 10 ही लिखोगे जी, वो 10 ही तो है। अगर हम लोग P की वैल्यू जो निकाले थे, एक्स डायरेक्शन में निकाले थे, उसको हम लोग क्या लिखते? 10 cos 30 लिखा था, तो हो जाए 10√3/2 तो उसको क्या लिखते? 5√3 अब 5√3 करके सॉल्व रखेंगे तो 10 ही आएगा। वो 10 ही तो आएगा, अप्रॉक्सिमेट 10 आएगा तभी ना इक्वल होगा, कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना? अब देखो एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, इसमें भी यही करना है कि हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। ये फ़ो ये फ़ोर्स हमारा कितना है? इस फ़ोर्स की वैल्यू है
100 न्यूटन, ठीक है? और ये जो एंगल दिया है ये कितना है? 60 डिग्री, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वाई डायरेक्शन। तो क्या कैलकुलेट करना है? हमको इसमें कैलकुलेट करके लाना है कल, सब लोग होमवर्क कैलकुलेट हाँ, कंपोनेंट एफ(x) इक्वल टू हमें निकालना है पहला, क्वेश्चन मार्क है ये पहला और दूसरा वाई, ठीक है? एफ(x) और एफ(y) और थोड़ा सब लोग कैलकुलेटर वगैरह रख लो जी, कैलकुलेटर नहीं रखोगे तो कहाँ से आंसर आएगा? हाँ, 100 न्यूटन है। इसको आराम से कर लेना, ठीक है? अभी करने की ज़रूरत नहीं है। इ इसको कर लेना, ठीक है?